हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने पहले कर लिया फर्स्ट पार्ट इसका। तो वहाँ पे हमने कितना किया था। जो रेजिस्टेंस है उसके फैक्टर्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये वाला टॉपिक आज हमने करना है। और आज हम सारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं। दिस टॉपिक इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अच्छे से इसको रीड करना है, याद करना है। इसके फॉर्मूला, जो भी इसमें फॉर्मूला यूज होंगे आपको याद करना है अच्छे से, ओके। तो क्या बोला है, इट इज ऑब्जर्व दैट एमीटर, एमीटर क्या था, हमारे पास एक डिवाइस थी, ठीक है। एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एंड हमारे पास एक वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बेटा जी। इसको याद रखना है आपने, ओके। एक आपके पास क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आपको डायग्राम बनानी है। लेट अस सपोज आपको आता ही नहीं है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आपने ऐसे वोल्ट मीटर को कनेक्ट करवा दिया, ऐसे सर्किट बना दिया, तो ये तो बिल्कुल बेटा जी 0 मार्क्स, उसका कोई फायदा नहीं है। अब एम मीटर होता है सीरीज में कनेक्ट, आप इसको करवाए जा रहे हो पैरेलल पे कनेक्ट यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिवाइस पैरेलल कनेक्ट होगा और कौन सा डिवाइस सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या बोला है, एमीटर है जो, उसकी रीडिंग डिक्रीज हो गई 1/2। कब डिक्रीज हो गई, व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। जो वायर की लेंथ थी पहले L थी, हमने 2L कर दी, ठीक है। हम अभी हमें तो पता नहीं था कि जो करंट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हमने सोचा होगा कि क्या पता इंक्रीज हो जाए अगर लेंथ डबल कर दी, ठीक है। यहाँ पे जो आई है करंट, वो क्या हो गया, डिक्रीज। लेट अस सपोज हाफ हो गया, तो डिक्रीज हुआ, ऐसे हाफ हुआ ये नहीं बताया। लेट सपोज जो एम मीटर की रीडिंग है वो इंक्रीज हो गई। अच्छा, कब हुई, व्हेन बोला है जो वायर है आपकी वो थिक वायर है, थिक वायर है मतलब ऐसा मोटी है वायर। एक हमारे पास ऐसी वायर है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक सेकेंड, अभी यहाँ पे ड्रॉ भी नहीं होगा, एक सेकेंड में फिर से बना के दिखाती हूँ। ये वाली चीज है जो, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कोई पतली सी वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, लेट अस सपोज ए, और इसका कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, थिकर वायर है, जब हमने वो कनेक्ट की है तो करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एमीटर की रीडिंग क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। सेम लेंथ है बट उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है। तो हमें क्या पता चलेगा कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, ठीक है। एग्जाम्पल इसके ऐसे लेते हैं हम लोग कि हमारे पास चार्जर है, हमने फोन अपना चार्ज करना है। तो जो चार्जर है वो हमारा कैसा होना चाहिए, लंबी वायर वाला या छोटी वायर वाला, ठीक है। अगर ज़्यादा लंबी वायर है, उसको चार्ज करने में, आपका फ़ोन चार्ज करने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, करंट क्या हो गया, कम, करंट तो कम आएगा, ठीक है। अगर लेंथ वायर की छोटी है तो जल्दी वो चार्ज कर देगा आपके फ़ोन को, ठीक है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, बट रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर मोटी वाली वायर उसमें से करंट ज्यादा जाएगा, अगर पतली वाली वायर उसमें करंट कम जाएगा, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस आपको आएंगे तो अच्छे से इसको समझना है। फिर क्या बोला, चेंज इन एमीटर रीडिंग, एक चेंज हुआ एमीटर की रीडिंग पे, कब हुआ, व्हेन वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूज्ड। अब मटेरियल अगर चेंज होगा तो भी क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, करंट चेंज हो जाएगा। फिर बोला ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ क्या था, शायद आपको याद हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, कौन सा, रेजिस्टेंस R, ओके। फिर बोला है वी ऑब्जर्व दैट, क्या हमने ऑब्जर्व किया, जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, फर्स्ट पार्ट किस पे, लेंथ। जो भी हमारा कंडक्टर है उसकी लेंथ पे क्या डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस।
ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी। और एक और पॉइंट है नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। कोई कंडक्टर है ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसके नेचर पे भी वो डिपेंड करेगा। फिर क्या बोल रहा है, प्रिसाइज मेजरमेंट्स हैव शोन दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी लिख दिया उन्होंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट इज दिस। फिर इन दोनों को कंबाइन करना है इक्वेशंस को, ये बन गया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, इक्वल टू का लगाना है, तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसको भी आपको याद रखना है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए आर के साथ मल्टीप्लाई एल डिवाइड, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये क्या होता है, कंडक्टर पे ये डिपेंड करेगा कैसा कंडक्टर है। ऐसा यूनिट इसके क्या है, ओम मीटर, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको बनाने हैं, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या आएंगे, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर हमारा ये बच गया। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। द मेटल्स एंड अलॉयज, अलॉयज भी आपको पता होंगे जी, नवंबर स्टार्ट हो गया, रिवीजन का टाइम है आपका, तो होपफुली ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। दिस इज रिवीजन क्लासेस, इसमें हम इतना नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा बिल्कुल ऐसा कि जो स्टार्टिंग में करते हैं, बट अच्छे से करेंगे ताकि सब समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी रीड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्कूल में नहीं करवाते एनसीईआरटी रीड, किसी को भी नहीं करवाते हैं, ठीक है। स्कूल में इतना टाइम नहीं होता टीचर्स के पास, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपके ट्यूशन सेंटर्स में करवाते तो भी ठीक है, नहीं करवाते तो ऑनलाइन तो है ही सबके पास। फिर बोला है हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, सबकी रेजिस्टिविटी मेटल्स एंड अलॉयज की क्या है, बहुत लो है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, बहुत कम है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्या करंट आसानी से पास कर रहा है। ये थोड़ा 11th वाला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन्स वाला, ये अभी रुक जाओ। फिर बोले इंसुलेटर्स हैं जो, जैसे रबड़, ग्लास, उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, वो करंट को पास ही नहीं होने देते, ठीक है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से भी वेरी करते हैं, अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा उस हिसाब से भी वो वेरी करते हैं। फिर बोला है टेबल जो 11.12 है ये बनाओ नीचे, क्या रिवील करता है, रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जर्नली हायर देन द, जो मेटल से वो अलॉय बना है उससे ज़्यादा रेजिस्टिविटी अलॉयज की होती है। अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज वाला हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं, करोजन वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। कह रहे हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, अगर ये ज़्यादा हीट होने पे ख़राब नहीं होंगे। एक हमने घर पे फ्यूज़ देखा हो, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो ये जल जाता है, फिर ये चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि अब हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, अलॉयज़, क्योंकि अलॉयज़ ख़राब नहीं होते हैं इतनी जल्दी जल्दी। फिर बोला जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन क्या, प्रेस जो हम बोलते हैं जिससे कपड़े हम लोग करते हैं, आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं। टोस्टर्स बोला है। टंगस्टन कहाँ पे यूज़ होता है, ऑलमोस्ट फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब तो हम लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एलईडी यूज़ करते हैं, ये ऐसे बल्ब का सिंबल है, बल्ब, ये सिंबल रुक जाओ भी, ऐसा बल्ब हमारे पास होता है, लेट अस सपोज, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बन रहा मेरे से, ऐसा ऐसा ये फिलामेंट होता है उसके अंदर। तो ये कौन से मटेरियल क्या है, टंगस्टन का। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में, ठीक है। फिलामेंट इसका बना होता है पर ये खराब हो जाता है थोड़ा सा। कह रहे वेयर इज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कहाँ पे यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस में यूज होते हैं। तो ये पैराग्राफ आप अच्छे से अंडरलाइन करो, ठीक है जी। अलॉयज क्यों यूज करते हैं, ये भी आ सकता है आपको, कि अलॉयज क्यों यूज किए जाते हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, वही इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में, है ना, हीटिंग डिवाइसेस में, जैसे आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, तो अलॉयज क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी बर्न नहीं होते। अगर इतनी ज्यादा हीट दे देंगे मेटल क्या होने लग जाएंगे, बर्न। टंगस्टन कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रिक फिलामेंट्स में, बल्ब्स में यूज होता है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम कहाँ यूज होते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस में यूज होते हैं। तो ये 1 मार्क का यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल, ठीक है। आपने अच्छे से ध्यान देना है इसको।
देन हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स बेटा जी अभी यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फटाफट एक बार इसको रीड करते हैं। सारे जो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, लाइट चैप्टर के भी हैं, हमारा ह्यूमन आई में भी हैं। अभी अगर किसी को लग रहा हो कि ह्यूमन आई में कोई न्यूमेरिकल नहीं है तो आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं ह्यूमन आई में जो आपको आएंगे, इवन इम्पॉर्टेंट है। जो फिजिक्स का आपका न्यूमेरिकल्स का है वो हम लोग अलग क्लास में करेंगे, ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके जी। देन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स लगाएंगे, उस पे रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, ठीक है, कैसे टोटल रेजिस्टेंस कैसे हो गई, है ना, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या बोला है कि पहले आपने सम सिंपल सर्किट्स, पहले आपने सिंपल सर्किट्स देखे हैं, आपने नोटिस किया है कि करंट कैसे कंडक्टर्स में से जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। फिर बोले इन वेरियस इलेक्ट्रिक गैजेट्स वी ऑफन यूज रेजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन। वेरियस कॉम्बिनेशंस, वैसे दो टाइप के कॉम्बिनेशंस है बट और भी हैं, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में हम रेजिस्टर्स यूज करेंगे। वी नाउ देयर फॉर इंटेंट टू सी ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड। ओम्स लॉ भी अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई होता है वो भी सीखेंगे। देयर आर टू मेथड्स, अभी के लिए हम लोग टू मेथड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बोला शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच थ्री रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3, तीन रेजिस्टर्स हमने लगाने हैं, ज्वाइन करने हैं एंड टू एंड। हियर द रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये जो चीज है ये सीरीज में, सीरीज में कैसे कि एक बंदा खड़ा है, जैसे हम प्रेयर में खड़ते हैं, है ना, खड़े होते हैं, उसके पीछे एक बंदा है, उसके पीछे एक बंदा है, तो ये लाइन में खड़े हो गए हैं, यहाँ पे जॉइंट्स हैं इनके। तो ऐसे आपने लेटर सपोज करना है कि लाइन में, सीरी में, बिल्कुल क्यू बोल सकते हो आप, लाइन बोल सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, सीरीज। ये है सीरीज वाला अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे इसकी हाइट छोटी है, इसकी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, इसकी सबसे ज्यादा बड़ी है, तो ऐसे ही खड़े हैं यहाँ पे। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, इतना कोई है नहीं। फिर बोल रहा है ये वाली फिगर में हमें क्या शो किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जहां पे तीन रेजिस्टर्स हैं तो, बट कौन से अरेंजमेंट में, पैरेलल में। पैरेलल में क्या है, बंदे बोल रहे हैं हम तो नहीं खड़ेंगे जी, हम तो साथ साथ ही रहेंगे, मैं तो इसके पीछे नहीं जाऊंगा, है ना, मेरे को तो आगे वाली जगह ही चाहिए। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि ठीक है भाई, पास पास खड़े हो जाते हैं। ये एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसने इसकी मुंडी इस तरफ है, एक बंदा इसके साथ ही इस तरफ खड़ा है, इसकी भी मुंडी इस तरफ है, सेम यहाँ पे। तो ये सारे क्या है अभी, पैरेलल में, कोई पीछे नहीं है, कोई आगे नहीं है, तीनों सेम जगह पे खड़े हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी आप स्टोरी बना के इसको प्लीज याद करो बेटा जी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं किया। देखो ये है वोल्ट मीटर, ये हमेशा पैरेलल में लगेगा, पैरेलल में कैसे, आमने सामने। अभी यहाँ से करंट आ रहा है, हाँ जी, वैसे तो ये भी ठीक है, यहाँ पे भी लगा दो आप। एम मीटर लगाया हुआ है सीरीज में, कि यहाँ से सीधा सीधा करंट आया लाइन में और यहाँ से चला गया, ये भी लाइन में ऐसे, ठीक है, ये पूरी एक लाइन बन गई। बट वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ पे लगाएंगे, पैरेलल में, पैरेलल में मतलब उसके सामने। तो ये रेजिस्टेंस है, तो तीनों रेजिस्टर हैं, यहाँ पे इसके सामने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। यहाँ पे वोल्ट मीटर के अंदर मैं तो ईगो वाला बंदा हूँ, मैं तो किसी के पीछे जा ही नहीं सकता, तो पीछे नहीं मैं खड़ूंगा, मेरे को साथ में खड़ाना है खड़ा हो, नहीं तो मैं नहीं खड़ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये यहाँ यहीं पे रहेगा, यहाँ पे देखो सारा जो करंट है आएगा और एमीटर में से रीडिंग देके कि कितना करंट है चला जाएगा। तो एमीटर ऑलवेज इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर ऑलवेज इन पैरेलल। तो बोल रहे रेजिस्टर्स इन पैरेलल, सॉरी सीरीज, what happens to the value of current when number of resistors are connected in series in a circuit, what would be the their equivalent resistance? Let's try us understand with the help of examples and activities बोला है कुछ, चलो देखते हैं। बोले यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे, वैल्यू ऑफ करंट इन एम मीटर इज द सेम। एम मीटर में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट की पोजिशन पे वो डिपेंड नहीं करेगा। इट मीन्स दैट अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर दैट करंट इज सेम एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट, सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टर।
याद रखना है कि सीरीज में हमारे पास क्या है, करंट क्या होगा, सेम होगा। आई लिख देती हूँ यहाँ पे, है ना, करंट तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास एक सीरीज है, सीरीज वाले अरेंजमेंट में क्या होगा, हमारे पास जो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा आई, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अभी तक के लिए ये बताया हमें। ठीक है जी, ये आप बुक पे आपके साइड पे इतनी सारी जगह है भैया, तो यहाँ पे नोट करते जाना। ठीक है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, अगर जगह ही नहीं बची बुक में तो उसको इरेज करो। फिर बोला यू विल ऑब्जर्व कि जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी यहाँ पे ये जो सीरीज वाला है ना जी, यहाँ पे आई रहेगा सेम, बट वी नहीं रहेगा, वी क्या करेगा, वेरी करेगा। वेरी लिख लो या डिफरेंट डिफरेंट होगा, ये ऐसे लिख लो कुछ भी, डिफरेंट डिफरेंट बस। बोला इट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज इक्वल टू द सारे, बस जो वोल्टेज है वो भी सारे हमें ऐड करनी पड़ेगी जितनी भी हमारे पास होगी। एक बार इसको रीड कर लो, एग्जांपल्स में अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर बोला है सर्किट हमने ड्रॉ करना है 11.8 वाला, देखते हैं। अगर आई करंट है जो सर्किट में से जा रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, द करंट थ्रू ईच, जो हर एक रेजिस्टेंस में से करंट होगा वो भी आई होगा। इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस द थ्री रेजिस्टर्स, ऐसे कर सकते हैं कि ए, तीनों रेजिस्टर, क्या तीनों क्यों लगाने, उसकी जगह पे एक लगा लेते बड़ा सारा, तो वो बड़े सारे की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखो बोला है थ्रू द सर्किट करंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर ओम्स लॉ हमारे पास क्या था, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ, आप फिर से यहाँ पे लिख लो, करंट है सीरीज वाले केस में सेम रहेगा, वोल्टेज वेरी करेगी, कैसे वेरी करेगी, ऐसे। V1 लिखना है तो करंट सेम है R1, V2 R2, V3 R3। ठीक है, यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना होगा, एक पॉइंट इन्होंने खा लिया, लिखा नहीं। यहाँ पे एक ये भी लिख सकते हो, टोटल वी किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, वो इन्होंने लिखा नहीं है, फ्रॉम दिस इक्वेशन लिख दिया है। ठीक है, तो ये जब लिखेंगे V का वैल्यू कितना है, आई आर, V1 का आई R1, आई R2 प्लस आई R3, है ना। आई इधर भी है, R, इनमें से R आई कॉमन निकाल के इस साइड आई के साथ आई कैंसिल कर दो। एक दो स्टेप यहाँ पे नहीं होते हैं तो इसीलिए हमें समझ में नहीं आता कुछ। ठीक है, आई ये वाला, इनमें से कॉमन निकालना है तीनों में से, फिर ये आ जाएगा। आर एस लिखा है मतलब सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू R1 R2 R3। We can conclude that क्या, several resistors are joined in series। रेजिस्टेंस जो होगा आर एस वो किसके इक्वल होगा, सिंपली सम करना है, जो सीरीज वाला है उसमें कुछ भी नहीं करना। टोटल रेजिस्टेंस जितने भी आपको दिए, चाहे आपको 5 रेजिस्टर दिए हैं, ठीक है, पांचों को क्या करना है, सिंपल ऐड, बस एडिशन करना है यहाँ पे, डन। ठीक है, ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये कितना होगा, सबसे ज्यादा होगा, इंडिविजुअल से ग्रेटर होगा, ऑब्वियसली सबको प्लस किया है। ठीक है, बट पैरेलल में ऐसा नहीं होगा, पैरेलल में कुछ और हमारा केस होगा, वो देखते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, एक तो रेजिस्टेंस इसकी होगी, एक रेजिस्टेंस इस बल्ब की होगी, दोनों जने सीरीज में सिंपल लाइन बना रहे हैं, ये एक बंदा खड़ा है उसके पीछे ये खड़ा है, तो दोनों को सिंपल प्लस करना है, R1 प्लस R2 जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, देन हमारे पास क्या है, अगला टॉपिक ये है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, लेट्स कंसिडर द अरेंजमेंट, तीन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में कनेक्ट किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमने यहाँ पे लगाया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है, बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों रेजिस्टर जो है ना, बहुत ईगो वाले, नखरे वाले, कि हम लोग तो पास में ही खड़ेंगे, आगे पीछे नहीं है। ठीक है, तो ये लोग हैं यहाँ पे, इनको ऐड कैसे करना है, इसमें आप यहाँ पे साइड पे लिख लो, यहाँ पे जगह है। अगर हमारा कॉम्बिनेशन है पैरेलल वाला, तो हमारे पास क्या होगा, जो आई है वो वेरी करेगा, जो हमारे पास वोल्टेज है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो आई वाला लिखेंगे हम लोग, टोटल करंट किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आई की वैल्यू निकालो यहाँ से, I1 की वैल्यू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, तो ये वैल्यूज यहाँ पे भर के हमारे पास क्या आ जाएगा,
टोटल रेजिस्टेंस 1/RP, पैरेलल वाला रेजिस्टेंस किसके इक्वल है 1/R1, 1/R2, 1/R3। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। ये इसमें कुछ भी डेरिवेशन आप रहने दो, एटलीस्ट आप फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, डेरिवेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रहने दो। देन ये देखते हैं, ये एग्जाम्पल एक बार मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे कर लेते हैं, अगर सीरीज और पैरेलल वाला समझ में आपको नहीं आया। ठीक है, बैटरी यहाँ पे है, देखो यहाँ पे एक एरो भी बनाया हुआ है, करंट आ रहा है इधर से। जब यहाँ पे करंट आएगा उसके पास दो रास्ते हैं, या तो इधर को जाए या इधर जाए। अभी करंट वाला जो बंदा है ना, बहुत इनोसेंट है, वो है नहीं ईगो वाला। वो बोलता है ठीक है दोनों साइड पे मैं चला जाता हूँ। तो 100% करंट था, लेट अस सपोज 50 इधर चल गया, 50 इधर चल गया, तो करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना। अगर आई करंट था तो I/2 इधर, I/2 इधर चल गया, तो करंट क्या हो गया, डिवाइड। जब करंट डिवाइड होगा मतलब ये क्या है, पैरेलल में। तो पैरेलल में इसको कैसे अब फाइंड आउट करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी इसकी, R1 और R2 क्या है, पैरेलल में। ठीक है, 1/10, हमने अभी भी पैरेलल वाला फॉर्मूला पढ़ा है, तो क्या होता है 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इनका एलसीएम लेंगे 40 आ जाएगा, इधर 4 इधर 5, मतलब 5 हो जाएगा टोटल प्लस करके। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, कितना आ जाएगा ये 8 ओम। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना बन रहा है, 8 ओम का। ठीक है, फिर बोला ये तीनों, अभी ये तीनों भी देखो पैरेलल में है, इन तीनों का पैरेलल कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, नहीं 10। तो इनका आ रहा है 10 ओम। ये आप फाइंड आउट करके खुद देख सकते हो, बहुत इजी, एलसीएम लेना जस्ट। अभी ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। अभी इन टोटल को, इन दोनों को मिला के पैरेलल में ऐड करें सीरीज में। करंट यहाँ से आया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ से फिर से इकट्ठा हो गया। ये दो एरो लगाए हुए हैं ना, एक सेकेंड, ये एक यहाँ पे एरो है, एक यहाँ पे एरो है। यहाँ पे डिवाइड हुआ था, इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, यहाँ पे फिर से वो आई बन गया। यहाँ पे आके 3 जगह पे वो डिवाइड हुआ, यहाँ पे फिर से आई बन गया। ठीक है, हमें क्या करना है, जब ये है, इसको हमने बना दिया था ना एक, इनको भूल जाओ अब। जो टोटल हमारा आया था RP, यहाँ पे आप लिख लो, इनको भी भूल जाओ। हमने एक यहाँ पे लगा लिया है रेजिस्टेंस, जिसका हमने RP डैश निकाल दिया। तो यहाँ पे करंट आएगा सेम ही, यहाँ पे आएगा, भी करंट तो डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, करंट कैसे नहीं डिवाइड हो रहा, यहाँ से करंट आएगा I, यहाँ पे भी, यहाँ से कितना जाएगा I, यहाँ पे डिवाइड हो गया, एंड पे फिर से बन तो गया वो। एक सेकेंड फिर से बताती हूँ मैं, अगर नहीं समझ में आया। यहाँ पे डिवाइड हो गया था करंट, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे फिर से मिल गया वो I/2 हाफ हाफ। यहाँ पे 3 बार डिवाइड हो गया, I/3 बट यहाँ पे तो आई आया ना, तीनों से आया। तो यहाँ पे भी आई जाएगा, यहाँ पे भी आई ही घूम रहा है। तो इन दोनों को करना है हमें सीरीज में ऐड। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल में ऐड नहीं करना है। कोई नहीं, एक और क्लास लेंगे हम लोग जो सिर्फ इनके न्यूमेरिकल्स होंगे, तो उसमें भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है वी हैव सीन दैट, क्या सीरीज सर्किट करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, हाँ जी, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है। इट इज ऑब्वियसली प्रैक्टिकेबल टू कनेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज, ऑब्वियसली। ठीक है, सीरीज की प्रॉब्लम क्या रहती है, देखो यहाँ पे ये है, दो बंदे हमने कनेक्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे अगर करंट ज्यादा आ गया, ये शॉर्ट सर्किट हुआ, ये तो खराब हो गई, जो हमारा अप्लायंस है ये भी खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकलेबल वो है ही नहीं अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर को कनेक्ट करें, बिकॉज दे नीड करंट्स ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज का चाहिए। किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा। जिसको कम चाहिए वो तो चलेगा ही नहीं, जिसको ज्यादा, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जिसको ज्यादा करंट चाहिए वो तो रन ही नहीं होगा अगर हम कम करंट दे रहे हैं। और जिसको कम करंट दे रहे हैं अगर ज्यादा दे दे, वो खराब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, अनदर मेजर डिसएडवांटेज क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ अ सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स, जो सर्किट है वो पूरा खराब हो जाता है, कुछ भी नहीं चलता उसमें, नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, कुछ भी नहीं चलता। जैसे हम दिवालियों पे लड़ियां लगाते हैं ना, अगर वो बल्ब है जो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर एक भी बल्ब उसमें खराब हुआ, ये वही है
एग्जाम्पल भी वही दिया है। इफ़ यू हैव यूज्ड फेरी लाइट्स, ठीक है, क्या बिल्डिंग में फेस्टिवल्स हैं आपके या मैरिज सेलिब्रेशन वगैरह है, वहाँ पे आपने अगर इसको लगाया है, तो अगर एक भी बल्ब खराब हो जाता है, डेड बल्ब है, तो सारे का सारा जो हमारा पूरा वो लाइट्स होंगे वो सारी खराब हो जाएंगी, लड़ियाँ होंगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बोला कि जो पैरेलल वाला सर्किट है, अगर एक डिवाइस खराब हो गई, एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट अस सपोज करंट नहीं जा रहा, तो यहाँ पे तो जाएगा ना, ये तो वर्क करेगी। यहाँ पे नहीं जा रहा, अगर यहाँ पे नहीं जा रहा, इसको एक बार फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल में क्या केस है आपका, कि अगर यहाँ से करंट है, इधर करंट नहीं जा रहा, लेट अस सपोज ये जो R4 वाला रजिस्टर है ये खराब है, तो करंट तो नहीं जाएगा, बट करंट इधर भी तो जा सकता है, ये तो चलेगा ना। सीरीज वाले में क्या केस है, आप देखो एक सेकेंड, यहाँ पे सीरीज वाला था ना एक कॉम्बिनेशन, नहीं ये नहीं, आगे वाला देखते हैं, ये वाला, अरे ये पैरेलल है, ये वाला। इसमें क्या है, इस साइड से करंट नहीं आना है, लेट अस सपोज ये खराब है, अभी ये क्या हो गया, इंसुलेटर, करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा इसमें से, तो यहाँ पे कैसे पहुंचेगा करंट, नहीं पहुंचेगा, तो ये तीनों ही नहीं चलेंगे, तो इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। बट पैरेलल में क्या है कि एक खराब हो गया ना, दूसरा वाला चल पड़ेगा, उसमें करंट चल जाएगा आराम से, ठीक है। तो बोला है यहाँ पे, कहाँ पे थे हम लोग, ऑन द अदर हैंड, कि पैरेलल सर्किट्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं करंट को इलेक्ट्रिक गैजेट्स में, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। दिस इज हेल्पफुल प्रैक्टिकली व्हेन वी व्हेन ईच गैजेट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस और डिफरेंट करंट उसको ऑपरेट करने में चाहिए, तो पैरेलल वाला ज़्यादा अच्छा है रेदर देन सीरीज वाला। अच्छे से इसको रीड करना है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल वाला भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट इसको आगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा तो हीटिंग इफेक्ट भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उसकी वजह से हीट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है, इसमें हम लोग रीड करते हैं। We know that battery or a cell is a source of electric energy. The chemical reaction within the cell generates potential difference between two terminals. उसमें क्या होता है कि सेट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन टू फ्लो, जब मोशन होता है बिकॉज ऑफ द मोशन क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बोला है मेंटेन द करंट, द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी, वेयर डज दिस एनर्जी गो, अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम इनटू यूजफुल वर्क, कौन कौन से, जैसे रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, रेस्ट एनर्जी, रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इनटू हीटिंग टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैजेट। ये सब में होता है। फोन देखो, आप सारा दिन फोन चला रहे हो तो वो गर्म हो जाता है ना, पीसी चला रहे हो, कंप्यूटर लैपटॉप आपके पास है, कुछ भी है, तो वो चीज़ें सारी गर्म हो जाती हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर देखो अंदर से कितना ठंडा होता है ना, बट बाहर से जो पीछे उसका होता है प्लग वाला, जहाँ पे जगह होती है, वो कितना गर्म हो जाता है, ये साइड से भी आप टच करते हो कभी कभी, कितना गर्म हो जाता है, तो ये क्यों होता है, ठीक है। बोले कुछ एनर्जी तो काम करने में यूज हो जाती है, बट कुछ अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मेंटेनिंग द करंट में भी कंज्यूम इनटू यूजफुल वर्क, और कुछ जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी बच जाएगी वो कहाँ पे यूज होगी, डिवाइस है जो गैजेट है हमारा जो इलेक्ट्रिक, उसका टेम्परेचर रेज करने में वो यूज होगी। वी ऑफन ऑब्जर्व डेली लाइफ में, बोला इलेक्ट्रिक फैन है वो वार्म हो जाता है जब वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चलाएं, ये तो हमें नहीं पता होगा, अभी फैन को कौन टच करके देखता है। ऑन द अदर हैंड बोले कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज रेजिस्टर्स उसमें कनेक्ट होंगे ओनली बैटरी में, सोर्सेज एनर्जी कंटिन्यूसली डिस्पाइटिंग एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक। चलो ये मैं आपको बता ही देती हूँ अच्छे से, ठीक है। रीडिंग में क्या बोला, बस कि हीट उसमें इवॉल्व होगी, रिलीज होगी। कैसे रिलीज होगी, दो टाइप के वर्क है। लेट अस सपोज फैन ही ले लेते हैं हम, नहीं फैन नहीं, हम लोग रेफ्रिजरेटर ले लेते हैं, रेफ्रिजरेटर जो भी इसके अभी
मैं स्पेलिंग लिखने बैठ जाऊंगी फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। इसमें इसका काम क्या है, कूल करना। जो इंटीरियर है इसका वो क्या हो जाएगा, कूल। एक्सटीरियर में ये क्या करेगा, हीट। साइड है जो इसकी, ये साइड्स हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, हीट हीट। ये इसके बैक साइड पे क्या होता है, हीट। इतना सारा हीट हो जाता है। क्यों होता है ये? अरे इसका भी क्या है, आप मोबाइल ही ले लो, मोबाइल भी तो हीट हो जाता है, ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं। तो ये क्यों होता है कि जो हमने इसको एनर्जी दी है, जब ये काम करेगा थोड़ी सी एनर्जी, या लेट अस सपोज इसने 70% वर्क किया इतनी एफिशिएंसी के साथ, जो 30% इसका एनर्जी है वो कहाँ पे यूज़ होगी, हीट प्रोड्यूस करने में, ठीक है। फिर बोल रहा है कंसिडर आई करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर आर, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी है, टाइम उसने लिया है टी, क्यू चार्ज उसमें से फ्लो कर रहा है। एक ये वाला कंसेप्ट भी आपको याद रखना, जब चार्जेस फ्लो करेंगे, ठीक है, ये ऐसे जा रहे हैं आगे आगे आगे। जब हम आपने ये भी तो फील किया होगा, जब हम रनिंग करते हैं तो हमें पसीना भी आता है, हमारी बॉडी भी गर्म हो जाती है, ठीक है। जब हम वर्क करते हैं एनर्जी रिलीज होती है डिफरेंट फॉर्म्स में, तो सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी फॉर्म है, हीट। तो हीट में एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ पे भी सेम है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बंदे हैं, लेट अस सपोज बंदे, इंसान, इंसान क्या, चलो बस ऐसे लिविंग मान लेते हैं, ये चल रहे हैं या रनिंग में हैं, भाग रहे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा तेज तेज। तो भाग रहे हैं, क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी, रिलीज होगी इनकी वजह से, ठीक है। फिर बोले वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज, ठीक है, क्यू है वी, तो वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू हमने पढ़ा था, नहीं, हमने क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन यहाँ से क्या आ जाएगा, वी इंटू क्यू। पी इन्होंने बोला है हमारे पास, पी क्या है, अभी तो कुछ नहीं बोला, पावर पढ़ेंगे हम लोग पी, ठीक है। बोल रहे पी आपका क्या होगा, वी इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, तो क्या थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है ये, अभी अभी हमने क्या किया था, v इक्वल्स टू ये था, तो w की वैल्यू निकाली थी q इंटू वी। इन्होंने क्या बोला है, देयर फोर सोर्स मस्ट हैव, इसके जितने इक्वल एनर्जी उसके पास होनी चाहिए। ये तो फर्स्ट वो है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। वर्क किसके इक्वल है, v इंटू क्यू बाई टी। ये यहाँ पे इन्होंने सिर्फ टी के नीचे लिख रखा है ना, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो v अगर इंटू क्यू इंटू टी है, क्यू अपॉन टी क्या हो जाएगा, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है टाइम में, कितने टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा, करंट आई हो जाएगा। तो इसकी जगह पे ये लिख दिया। ये बनाने की कुछ भी जरूरत नहीं, इवन एनसीईआरटी में भी नहीं आपको दिया हुआ। तो पी का ये वैल्यू होता है, पी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे मतलब दो तीन तो हैं, तो अच्छे से हमें रीड करने हैं ये फॉर्मूले। फिर बोला एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सेम बाय द सोर्स इन टाइम दिस इज दिस, what happens if the energy expanding the source, this energy gets, resistor हीट हो जाएगा, फिर स्टेडी करंट होगा h। देन देखो इसमें क्या है कि हीट जो होगी वो किसके इक्वल होगी, वी आई टी। इसको ऐसे याद रख लो, ठीक है, भी डेरिवेशन नहीं करेंगे यहाँ पे, बहुत टाइम हो जाएगा फिर बोला अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अप्लाई करना है यहाँ पे, ये मैं एक करवा देती हूँ आपको। वी एच की क्या वैल्यू लिखी है, वी एच इक्वल्स टू वी आई टी। वी की जगह पे हमने क्या कर दिया, ओम्स लॉ में हमारे पास क्या होता है, आई आर, तो वी की जगह पे हमने आई आर फिल कर दिया। आई आर इंटू आई इंटू टी, आई एंड आई क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर आर टी, तो ये वैल्यू बन गई, ये मैंने करवा दिया। ज़्यादा नहीं करेंगे फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और फिर आपको लगेगा ये डेरिवेशन तो हमने स्कूल में भी नहीं की, ये आएंगी, तो ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं आएगा आपको, आपका न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बोला इसको और क्या बोलते हैं, नोन एज जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जाउल एक जूल जाउल जो भी आपको बोलना है, जो भी आपको सही लगता है आप बोल लो, ठीक है। तो उन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ही इसका यूनिट बनेगा जाउल, हीट का, ठीक है। कि हीट जो प्रोड्यूस होगी इन द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। सामने सामने लिखा है तो स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। हीट का ज्यादा जो कंसेप्ट है कब फ्लो होती है, जब ये रुक रुक के चलते हैं, रनिंग कर रहे हैं फिर रुक गए, फिर रनिंग कर रहे हैं फिर रुक गए, ठीक है, रेजिस्टेंस भी तो है।
इसकी वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। फिर बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अबे हम कम टाइम फ़ोन देखेंगे तो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। अगर आप सारा दिन फ़ोन देखे जा रहे हो तो कितना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, सारा दिन उसको यूज़ कर रहे हो। या आपने क्या किया है कि बहुत ज़्यादा टाइम उसको चार्ज लगा के रखा, तब भी वो हो जाता है गर्म, है ना? फिर बोला प्रैक्टिकल सिचुएशंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक appliance is connected to known as voltage is used after calculating the current through it सॉरी यूजिंग द रिलेशन दिस। ये करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है, जो भी उन्होंने बोला है। आपको याद रखना है कि हीट की यूनिट क्या है, जाउल है, जाउल जूल जो भी आपको बोलना है, आई से जाउल। देन हमारे पास ये वाली चीज है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज, कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं उसके, हाँ जी, इन मैनी केसेस क्या होता है, it is undesirable as it converts useful electric energy into heat। देखो अब हमने क्या किया है, ये हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ये होता है एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी में क्या होता है कि हमने क्या किया कि एक बंदा है, जैसे हमारे हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि भाई तेरे से कोई काम भी नहीं करवाते हैं, तेरे को सारा दिन देते हैं पढ़ने के लिए, फिर भी आपके अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, है ना। हमने क्या किया, उसको एनर्जी दी है किसी भी मशीन को, हम क्या चाहते हैं कि वो 100% एफिशिएंसी दे। अगर हमने सारा दिन या फिर पूरा आपको 1 ईयर दिया है पढ़ने के लिए, तो आपके 100% तो आने ही चाहिए, इससे कम थोड़ी ना आएंगे। तो ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो मशीन से भी बंदों की यही एक्सपेक्टेशंस है, बट ऐसा होता नहीं है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे यूज़ हो जाती है, वो हीट में कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। उससे करना तो काम चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं, कौन सी मशीन लें, फ़ोन ही ले लेते हैं, सबसे इजी है मोबाइल फ़ोन आपका, ठीक है। लेट अस सपोज 1 आवर के लिए हमने इसको लगाया था चार्जिंग पे, अब ये 100% हो गया है। अब हमने देखा इसको 4-5 घंटे फ़ोन देख रहे, रीले देख रहे बैठ के, तो अब ये कितना रह गया, ओनली 2%, ठीक है। अभी डोंट से कि हमारा फ़ोन तो ऐसा नहीं होता है, वी आर कंसिडरिंग अ सिचुएशन कि ऐसा होता है, लेट अस सपोज ऐसा है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमने तो इतना टाइम ही चलाया है, इतनी जल्दी क्यों ये कम हो गया चार्जर। अब फ़ोन को टच करेंगे तो वो हीट हो गया है। तो बहुत सारी जो एनर्जी है फ़ोन की, जो हमने एनर्जी उसको दी थी कि भाई तू चार्ज हो जा फिर यूज़ करना है, वो बहुत सारा जो उसका पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, हीट में, ठीक है, एनर्जी का। इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है, अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज टेम्परेचर कंपोनेंट्स का, और उनकी प्रॉपर्टीज को भी ऑल्टर कर सकती है। जैसे हमने कोई वायर है, ठीक है, कई बार शॉर्ट सर्किट होता है, कई बार वायर जलने भी लग जाती हैं, अगर आपने देखा होगा घर पे, ठीक है। तो ये किसकी वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही है, ठीक है। यूजफुल अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, टोस्टर है, ओवन है, ठीक है, कैटल्स हैं, हीटर है, ये सारे क्या है, जूल्स इफेक्ट पे बेस्ड है कि वो गर्म हो जाती हैं। अच्छी चीज़ भी है ये, ठीक है, यूजफुल भी है और यूजफुल नहीं भी है, इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस जो हमें चाहिए नहीं चीज़, फ़ोन कौन अपना चाहता है कि मेरा फ़ोन गर्म हो जाए, ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता, ठीक है। बट हमें हीटर तो चाहिए ना गर्म, तो उसमें तो जॉल्स लॉ चाहिए हमें, ठीक है। बट दोनों चीज़ें हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फिर बोला इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट, हाँ जी, अगर आपने पुराने वाले बल्ब देखे येलो वाले, वो हीट हो जाते थे, है ना। अगर हमने अगर हमने सारा दिन बल्ब चला के रखा है और शाम को वो फ्यूज हो जाए, उसको उतारना है, अगर हम सडनली उसको उतारते हैं ना, चलाया हुआ था, घंटा वो चला, उसको उतारते हैं अगर, वो हीट हो जाता है, अगर आपने देखा हो तो। फिर बोले इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे, ठीक है, हियर फिलामेंट जो होता है वो क्या रहता है, रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड पॉसिबल सो दैट इट गेट वेरी हॉट, इमिट्स हीट, इट मस्ट नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, वो मेल्ट नहीं होता है, टंगस्टन का होता है, ठीक है, पहले भी हमने किया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मेरे को लगा यहाँ पे नहीं लिखा है, चलो ठीक है। बोला है इसमें कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो हीट हो जाते हैं, हीट की वजह से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट, ओके जी, समझ में आ गया, इतने समझना है। फिर बोले एक स्ट्रॉन्ग मेटल जिसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई है, वो हम यूज़ करते हैं टंगस्टन। कितना मेल्टिंग पॉइंट है, 3380 डिग्री सेल्सियस।
इतना ज़्यादा उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। इतना ज़्यादा जब उसको हीट मिलेगा तब वो जाके मेल्ट होगा, इतनी ज़्यादा हीट तो हम लोग नहीं देंगे ना उसको। इसीलिए कहाँ पे यूज़ होता है वो, बल्ब के फिलामेंट्स बनाने में। फिलामेंट्स, अरे भाई अब ऐसा ना कुछ हो किसी को पता ही नहीं फिलामेंट क्या होता है। ये अंदर नहीं होता, ये ऐसा बना होता है। अगर आपने देखा हो ना, जब बल्ब फ्यूज होते हैं यहाँ से टूट जाता है ये, ठीक है। फिर बोला द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल, उसको हीट से क्या रखना है, आइसोलेट रखना है। यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट द बल्ब्स आर फिटेड विद केमिकल इनएक्टिव नाइट्रोजन। बल्ब के अंदर दो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन एंड आर्गन, जो फिलामेंट को क्या है, हीट से दूर रखता है। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट, ठीक है। ज्यादा जो पावर है कैसे अपीयर होती है, हीट में, बट स्मॉल जो पोर्शन है वो क्या होता है, लाइट रेडिएट करता है, थोड़ी सी उसमें लाइट बनती है, ठीक है। फिर बोला अनदर कॉमन एप्लीकेशन जाउल्स लॉ की क्या है, फ्यूज। जो फ्यूज हम घरों पे यूज करते हैं, पता पहले यूज करते थे, अभी तो आई डोंट नो। क्या बोला है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे पूरे जो घर का सर्किट है, अप्लायंसेस हैं उनको, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक करंट आया है तो फ्यूज क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। फ्यूज क्या है, प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइसेस। अगर फ्यूज खराब हो जाएगा, ठीक है, सीरीज में लगाने का देखो यहाँ पे हमें एडवांटेज हो गया। ये है हमारा फ्यूज, लेटर सपोज लाइन, ये है लीडर सबका। लीडर बोलता है कि मैं अपना बलिदान दे दूंगा, आपको नहीं कुछ होने दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी कोई ए डिवाइस है, जैसे फ्रिज है, प्लस उसके साथ बी, गीजर है, हीटर है, ठीक है। बहुत सारे बल्ब से अंदर, फैन लगा हुआ, एफ लिख लो चाहे डी लिख लो, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। यहाँ पे आ गया करंट बहुत ज्यादा, आई, कैपिटल आई, बहुत ज्यादा करंट, इसको चाहिए था स्मॉल आई, ठीक है। घर पे इतना सारा छोटा सा थोड़ा सा करंट चाहिए था, इतना ज्यादा करंट आ गया है, तो ये क्या हो जाता है, फ्यूज। अगर ये खराब हो गया तो ये आगे नहीं जाने देगा करंट को, अगर करंट आगे नहीं जाएगा तो ये डिवाइसेस खराब नहीं होंगे, लाइट चली जाती होती घर पे, वो अलग चीज है। तो ये क्या कर देता है, खुद का बलिदान दे देता है कि भाई तुम्हें नहीं कुछ होने दूंगा, मैं खुद चाहे मर जाऊं, ठीक है। तो ये होता है इसका कंसेप्ट। फिर बोला है इट कंसिस्ट अ पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ मेटल या फिर अलॉय का, अप्रोप्रिएट उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, lead, copper, etc. If a current larger than specified value flows through the circuit, वही कि अगर ज्यादा करंट आ गया है, ज्यादा करंट से भी हमें क्या खतरा, शॉर्ट सर्किट होगा और हमारे डिवाइसेस क्या हो जाएंगे, खराब। अभी फ्यूज देखो, लेटर सपोज अगर 1000 रुपीज का भी फ्यूज आ रहा है, इतना ज्यादा महंगा होता नहीं है वैसे। फ्रिज की क्या कीमत होती है, 50,000 प्लस तो होगा, ठीक है, के लिख लेते हैं यहाँ पे। और हीटर की क्या, गीजर कितना होगा, गीजर भी तो होगा भाई, 10K के अराउंड तो है गीजर, ठीक है, हमारे घर में तो है। तो इतना ज्यादा महंगा तो होगा ही सबके घर में। एक फ्यूज खराब करना इजी है, या फिर फ्रिज को खराब करोगे आप लोग, फ्यूज नहीं लगाया हमने तो सीधा फ्रिज खराब हो जाएगा, इतने पैसे कौन भरेगा हमेशा, तो क्या पता कब खराब हो जाए। तो फ्यूज लगाने का ये भी एडवांटेज है कि हमारा जो है सिर्फ कितना, अगर मंथली एक बार भी खराब होता है या फिर ईयरली भी एक बार खराब होगा, एक साल बाद कौन फ्रिज खरीदेगा। तो इट्स वेरी वेरी गुड थिंग कि फ्यूज खराब होता है रेदर देन हमारे डिवाइसेस, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा करंट आ गया है, जितना हमने चाहिए था, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज इंक्रीज करेगा और मेल्ट, दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर, और फिर वो ब्रेक कर देते हैं सर्किट को। द फ्यूज इज यूज, क्या बोला, फ्यूज को यूज करते हैं हम सेम मटेरियल विद मेटल एंड्स, द फ्यूज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, ये उसका करंट का वैल्यू है कि कैसे कैसे रिलेट होता है, 1 एम्पियर, 2 3 4, 4 है नहीं, 5 and 10 एक्सेट्रा। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन कितना होता है कंज्यूम, इतना करंट होता है, इतनी पावर होती है कंज्यूम, इतना वोल्टेज होता है और करंट इतना होता है, दैट इज दिस, जो एम्पियर है विल फ्लो इन द सर्किट, जो 5 एम्पियर के आसपास है, अराउंड है। तो इतना ही करंट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा आ जाएगा फिर तो अप्लाइंसेस खराब हो जाती हैं। देन हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर की देखो ये एक फॉर्मूला है, देन ये है, देन ये है, तो 3 फॉर्मूले यहाँ पे हैं। बोले आपने पढ़ा होगा पुरानी क्लासेस में, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, तो ये डेफिनेशन है भाई यहाँ पे, आप इसको अंडरलाइन कर लो। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, दिस इज ऑल्सो
द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, तो दोनों ही है, कुछ भी आप लिख सकते हो। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल, इसको लिख दो। वैसे तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, बट लास्ट टाइम जो फरवरी में आपका एग्जाम हुआ ना, तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन पूछा उन्होंने। 1 एम्पियर क्या होता है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो ये आपको आना चाहिए, छोटी छोटी चीजें भी आ सकती हैं आपको। फिर बोला इक्वेशन ने 11.21 में क्या दिया है, गिव्स द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक पावर, चलो जो भी है, पावर के बारे में उन्होंने बताया। पावर की ऐसा यूनिट क्या है, वॉट, डब्ल्यू से डिनोट करना है इसको। इट इज द पावर कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर करंट और 1 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 1 वॉट बन जाएगा। ये भी आपको आ सकता है कि 1 पावर या 1 वॉट का क्या मतलब होता है, तो ये होता है कि जब हमारे पास क्या है, पावर का फॉर्मूला ये, अगर ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा, 1 into 1 तो 1 आ जाएगा ना। पावर को हमने बनाना है 1, 1 कब बनेगा, अगर ये दोनों 1 होंगे तो 1 बन जाएगा। ऐसे बनाना है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है भाई। 1 और भी बन सकता है, 1/5 लेके into 5 करके 1 बन सकता है, ऐसा नहीं लेना है, इतना दिमाग नहीं चलाना है अपना खुद का। फिर क्या बोल रहा है, द यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा छोटी है। फिर क्या करते हैं, जो एक्चुअल में हमें चाहिए वो थोड़ी लार्जर यूनिट चाहिए, तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, किलोवाट। किलोवाट वही सेम, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, किलोग्राम, किलोमीटर उसके इक्वल है, ठीक है। एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड टाइम, द यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी देयरफॉर इज वॉट आर। 1 वॉट आर कितना होता है, 1 वॉट और 1 घंटा, ठीक है। उसमें कितना, ये देख लो पहले आप, 1 वॉट आर, वॉट कितना होगा, 1 किलो वॉट कितना होगा, 1000 वॉट के इक्वल। और ये टाइम, 1 घंटे में कितने सेकंड्स हो गए, इतने, तो ये बन जाता है, ठीक है। इसमें और तो कुछ नहीं है, बस बेटा जी चैप्टर डन है। इसके एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, अगर ज़्यादा नहीं हुआ है टाइम तो। बोले बल्ब है, उसने कितना कंज्यूम किया, इतना ये। आप देखो, अगर पढ़ के आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, अगर आपकी ये दिक्कत है, ये बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है कि रीडिंग, हमें क्वेश्चन नहीं रीड करना था, मत रीड करो क्वेश्चन को। ये देखो, इसके पीछे वी लिखा हुआ है, तो ये वोल्टेज है, जस्ट करंट है। लेट अस सपोज आपको आता ही नहीं है रीड करना, एम्पियर है तो करंट है जी ये। तो ये आपको याद करना पड़ेगा फिर, ठीक है, कौन सी यूनिट किसकी है। बोले पावर क्या होगी, पावर क्या होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस। अभी ये कटिंग वगैरह भी नहीं आती है फिर तो क्या करें, रिजल्ट पे होगी आपके, बल्ले बल्ले। चलो ठीक है बेटा जी, यहाँ पे फिनिश करते हैं, थैंक यू।